जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने लेक्चर का आगाज़ मैं कुरान पाक की इस आयत से करूँगा जिसका मफ़हूम है अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा करो। स्टूडेंट आज का लेक्चर जो हमारा है वो पाकिस्तान पीनल कोड के हवाले से है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि लॉ गैट के सिलेबस में आपके पीपीसी के टोटल 4 चैप्टर जो हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट है, जिसमें से आज हम कोशिश करेंगे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 आज के लेक्चर में हम डिस्कस करें। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि अगर आप स्टूडेंट्स के पास मेरे नोट्स अवेलेबल हैं तो मेरे आप नोट्स ओपन कर लें। ये नोट्स मैंने जो बेयर एक्ट है पाकिस्तान पीनल कोड का उसी को मज़ीद सिंपलीफाई और इजी वर्ड में लिखा हुआ है। और अगर आपके पास कोई और मटेरियल है जिससे आप स्टडी कर रहे हैं आप उसको ओपन कर लें ताकि हम पॉइंट वाइज आज डिस्कस करें। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीनल कोड जो है ये 6 अक्टूबर 1860 को इसकी इनेक्टमेंट हुई थी। इसमें टोटल 23 चैप्टर हैं और इसके टोटल 511 सेक्शन हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 से जो कि जनरल एक्सप्लेनेशन के हवाले से है। स्टूडेंट आपके एमसीक्यूज बेस आपका पेपर होता है लॉ गैट का, तो इस हवाले से आपको हर कोई भी ऐसी चीज़ आप ओमिट नहीं कर सकते क्योंकि उसको बिल्कुल इजी समझ के या उसको यूज़लेस समझ के। तो ये जनरल जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ने में और समझने में तो बहुत इजी है, लेकिन फिर भी ये आप सबके इल्म में होने चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल जो जनरल एक्सेप्शन हैं वो 52 हैं और मैं उनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो आपसे आज शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जेंडर है। जेंडर के हवाले से पाकिस्तान पीनल कोड में ना प्रोनाउंस ही का प्रोनाउन यूज़ किया गया है या फिर मेल या फीमेल का वर्ड जो है जेंडर के तौर पे यूज़ किया गया है। जो जो वर्ड का पर्सन है पीपीसी में वो कंपनी और एसोसिएट के लिए यूज़ किया गया है। पब्लिक का वर्ड जो है ये जनरल पब्लिक जो है और कम्युनिटी के लिए यूज़ किया गया है। अगर कहीं भी पब्लिक का वर्ड आएगा तो इट्स मीन कि वो जनरल पब्लिक या किसी कम्युनिटी के लिए यूज़ किया गया। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ द स्टेट। सर्वेंट ऑफ द स्टेट से मुराद वो सारे अफसर हैं जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, वो सर्वेंट ऑफ द स्टेट में फॉल करते हैं। जजेस के जैसे कि आप जानते हैं जजेस के जो जिनके पास एविडेंस प्रेजेंट किए जाते हैं और वो लीगल उसको प्रोसीडिंग करते हैं वो जज कहलाते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती हैं कि जो शिफ्ट की जा सकती हैं, कि जो जो लैंड के साथ जो है वो अनेक्ट नहीं अटैच नहीं है। बाकी वो सारी प्रॉपर्टी जो होती हैं जो लैंड के साथ अटैच ना हो वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती हैं। रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल गेन यदि कोई गैर कानूनी तरीके से अगर कोई फ़ायदा उठाता है या उठाने की कोशिश करता है तो उसे रॉन्गफुल गेन कहेंगे। ये सेक्शन 23 में फॉल करता है। नेक्स्ट है रॉन्गफुल लॉस। इसी का सब पार्ट है ये रॉन्गफुल गेन का, कि कोई भी किसी गैर कानूनी तरीके से किसी को उसके हक से महरूम रखता है तो रॉन्गफुल लॉस कहलाएगा। डिसऑनेस्टी जो है ये सेक्शन 24 में डिफाइन है, कि कोई भी काम जो किसी बद नियति के साथ किया गया हो जिसमें बैड इंटेंशन इन्वॉल्व हो तो डिसऑनेस्टी कहलाएगा। फ्रॉडुलेंटली जो है ये सेक्शन 25 में इसकी डेफिनेशन है। तो इसके तहत जालसाजी के साथ जो भी काम किया गया हो वो फ्रॉडुलेंटली कहलाएगा। सेक्शन 26 है रीज़न टू बिलीव। इसको मैं आपको आसान अल्फाज में अगर इसकी मैं एग्जांपल समझाऊँ तो अगर कोई आप शादी के तकरीब में आप देखते हैं कि दो पेयर आपस में इकट्ठे बैठे खाना खा रहे हैं और वो इकट्ठे अपने फोटोग्राफ्स बनवा रहे हैं। तो एक जनरल परसेप्शन एक बिलीफ ये हुआ कि शायद ये हस्बैंड वाइफ हैं तब भी ये इतना क्लोज हैं और आपस में ये इकट्ठे बैठ के अपने आप को एज आ हस्बैंड वाइफ प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये रीज़न ऑफ बिलीफ अब उसमें ये होगा कि अब वो इकट्ठे आए हैं ना फंक्शन में और वो इकट्ठे इकट्ठे उन्होंने पूरा फंक्शन अटेंड किया है और अपनी जो फोटो स्नैप्स हैं वो भी इकट्ठी बनाई हैं।
तो ये ग्राउंड एक पाकिस्तान पीनल कोड में ये भी ग्राउंड ली जाती हैं कि रीज़न ऑफ बिलीफ जो ज़ाहिरी तौर पे जो चीज़ नज़र आ रही थी या देखी जा रही थी, उससे यही तसव्वुर किया गया कि वो हस्बैंड वाइफ थे। नेक्स्ट इसका है काउंटरफिट, जो कि सेक्शन 28 में डिफाइन है कि जालसाजी के साथ ये जाली दस्तावेज या जाली करेंसी नोट्स जो बनाए जाते हैं वो काउंटरफिट में फॉल करते हैं। डॉक्यूमेंट जो है वो सेक्शन 29 है। इसके मुताबिक कोई भी वर्ड, फिगर या मार्क जो भी प्रेजेंट किया जाता है वो डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस, वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो होती है, इससे मुराद कैसे डॉक्यूमेंट जो कीमती डॉक्यूमेंट जैसे कि किसी की घर की रजिस्ट्री है तो वो उसके लिए वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। विल के बारे में आप सब जानते हैं, एक्ट जो है वो किसी भी शख्स का फेल जो है वो एक्ट कहलाता है। और ओमिशन, ओमिशन होता है कि आप कोई चीज़ भूल जाते हैं, कोई एक्ट आपका या सीरीज ऑफ एक्ट जो आप भूल जाते हैं वो ओमिशन कहलाता है। कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन जो है वो सेक्शन 34 में डिफाइन है। मैं इसमें आप देख रहे होंगे तो नोट्स में स्टूडेंट सेक्शन तो मेंशन नहीं है, मैंने जस्ट उनको आपके लिए उसको ब्रीफ करके और उसको सिंपल वर्ड में लिख दिया हुआ है। लेकिन बेहतर है कि अब जो मेजर मेजर इनमें सेक्शन है आपको इल्म होना चाहिए कि इंटेंशन का सेक्शन क्या है, रॉन्गफुल गेन का सेक्शन किस सेक्शन में डिफाइन है, क्योंकि वो आपसे पूछ सकता है कि बताएं रॉन्गफुल गेन का कौन सा सेक्शन है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपको इनके सेक्शन भी याद होने चाहिए। तो कॉमन इंटेंशन की बात करें तो कॉमन इंटेंशन जो होती है उससे मुराद वो मुश्तरका अमल है कि अगर कोई शख्स कुछ 5 लोग मिल के किसी शख्स पे हमला करते हैं और उनमें से एक के पास जो है वो वेपन है, गन है, और बाकी जो है वो किसी दूसरी आयरन रॉड उनके पास है, तो उनकी इंटेंशन जो है वो कॉमन इंटेंशन काउंट होगी कि वो सब लोग उस शख्स पे जिस पे उन्होंने अटैक किया उसे कत्ल करने की गर्ज से उन्होंने उस पे हमला किया। इंटेंशन, इंटेंशन आपके इल्म में सेक्शन 35 में डिफाइन है कि जो भी किसी नीयत से काम किया जाए जिसमें कोई इंटेंट उनकी नीयत इन्वॉल्व हो, वॉलंटरली, वॉलंटरली होता है कि पर्सन जो अपने आप को किसी भी काम के लिए पेश करता है, किसी भी विदाउट एनी उसके कंपनसेशन या उसके रिटर्न में वो कुछ डिमांड नहीं करता, तो वॉलंटरली वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। ऑफेंस सेक्शन 40 है। ऑफेंस से अब कोई भी जुर्म जो है वो ऑफेंस का वर्ड यूज़ किया गया पीपीसी में, उसके लिए स्पेशल लॉ, स्पेशल लॉ से मुराद किसी खास मकसद के लिए जो बनाए गए कानून होते हैं वो स्पेशल लॉज में फॉल करते हैं। नेक्स्ट हम लोकल लॉज की बात करें तो किसी भी एरिया के जो लोकल लॉ, जो नॉर्मल लॉ जैसे कि ट्रैफिक लॉज हैं, ये हमारे लोकल लॉज हैं जो कि सबको जिनको फॉलो करना होता है। इलीगल, इलीगल सेक्शन 43 में डिफाइन है कि कोई भी गैर कानूनी जो एक्ट होता है वो इलीगल, जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है वो इलीगल कहलाता है। इंजरी के आप किसी को अगर ज़ख्मी करते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, हर्ट करते हैं, जो उसको ज़ख्म आएगा वो इंजरी की डेफिनेशन उसको डिफाइन करती है। सेक्शन 45 जो है वो लाइफ के वाले से है। सेक्शन 46 में डेथ को डिफाइन किया गया है। इसी तरह ये रिमेनिंग सेक्शन है जिनमें एनिमल का सेक्शन जो है 47 में एनिमल की डेफिनेशन की गई है कि जो भी अदर देन ह्यूमन बीइंग जो भी लिविंग है वो एनिमल की कैटेगरी में फॉल करती है। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट में आपसे इसको चैप्टर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा इसका ऑफेंसेस के हवाले से और हर्ट्स के हवाले से चाहता हूँ कि आपसे थोड़ा सा शेयर कर लूँ ताकि आपको एक जनरल सा ओवरव्यू मिल जाए और आपको थोड़ा सा इसके हवाले से ग्रिप हो जाए कि हम जो आज सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका उसमें कौन कौन से ऑफेंसेस हैं और कौन कौन सी टाइप हैं हर्ट की। तो पीपीसी में जो किसी भी ऑफेंस के लिए टोटल 10 किस्म की सज़ाएं जो हैं वो मुख्तस की गई हैं। तो सबसे पहले हम जैसे कि आपकी स्क्रीन पे भी शो रहा है, हम डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं दियत की, अर्श की और दमन की। दियत से मुराद वो कंपनसेशन है जो कि जो लीगल हायर वारसान होते हैं उनको दी जाती है, जो कि सेक्शन 323 में भी डिफाइन है। तो दियत की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, 30,630 ग्राम सिल्वर जो है वो उससे कम की दियत की वैल्यू नहीं हो सकती। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्योंकि हमें सिल्वर की जो है उसका वेट का तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है 30,630 ग्राम। तो जो भी उस टाइम पे जो रेट चल रहा होता है उसका सिल्वर का, उसको इससे मल्टीप्लाई करके तो दियत की वैल्यू निकाली जाती है हर साल।
और ये इंश्योर किया जाता है कि जो दियत की अमाउंट है वो इस वैल्यू जो कि सेक्शन 323 में डिफाइन है उससे कम ना हो। नेक्स्ट हम अर्श की बात करते हैं, तो अर्श जो है ये भी एक स्पेसिफिक परसेंटेज होती है दियत की। ये कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें फुल दियत अप्लाई नहीं होती, तो उसका कोई प्रोपोर्शनेट जिस भी किस्म का ऑफेंस हो उस हिसाब से जो है वो अर्श जो है वो अवॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट दमन पे आते हैं। दमन जो है ये भी कंपनसेशन है जो कि डिटरमिन करती है कोर्ट, और ये कोर्ट के ऑर्डर पे और ऑफेंस की नेचर पे जो है वो विक्टिम के जो लीगल हायर्स हैं उनको पे की जाती है। किसास जो है, किसास बेसिकली ये एक आपको इल्म में है कि इस्लामिक पनिशमेंट है कि जो कि जिसको हम आसान उर्दू में समझने के लिए खून के बदले खून जो होते हैं वो किसास कहलाता है। और एक पनिशमेंट होती है ताज़ीर। ताज़ीर वो सज़ाएँ जो कि ये जो अभी अब मैंने आपसे डिस्कस की हैं, दियत, अर्श, दमन या किसास के अलावा जो भी पनिशमेंट कोर्ट जो है वो अवॉर्ड करती है उसको उसको जिसने ऑफेंस किया है तो वो तादीर कहलाएगी। नेक्स्ट हम काइंड ऑफ कत्ल डिस्कस कर लें, तो कत्ल की 3 इकसाम है, जिसमें सबसे पहली जो है वो कत्ल अम्द है, और कत्ल अम्द जो है वो सेक्शन 300 में डिफाइन है। कत्ल अम्द से मुराद कि अगर कोई शख्स जो कि विद इंटेंशन टू कॉज डेथ टू समवन, के किसी को जान से मारने के लिए किसी पे हमला करता है, तो वो कत्ल अम्द की कैटेगरी में फॉल करेगा। कत्ले शिबे अम्द। कत्ले शिबे अम्द की मर्डर की दूसरी काइंड है जिसमें कि इंटेंशन, किसी को हर्ट करने की इंटेंशन से हमला तो किया जाता है, लेकिन वो उनकी उनकी उसको कत्ल करने की आप कह रहे हैं कि कत्ल करने की प्लानिंग नहीं होती। जिसकी अगर मैं आपको मिसाल दूं, तो एक शख्स है जो कि किसी दूसरे शख्स पर लकड़ी के किसी भी डंडे से या किसी भी चीज़ से उस पे हमला करता है, और वो उसकी जो जो उस पे वो जब उस पे अटैक करता है तो उसको इतना कुछ सख्त किस्म का चोट लग जाती है जिससे वजह से उसकी मौत वाक़या हो जाती है। तो ऐसे शख्स पे कत्ले शिबे अम्द जो है उसका सेक्शन अप्लाई होगा, क्योंकि उसकी इंटेंशन उसे मारने की नहीं थी, जस्ट ज़ख्मी करने की थी, लेकिन वो उसको सख्त इंजरीज़ आ गई जिसकी वजह से वो शख्स हलाक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कत्ल ख़ता की। कत्ल ख़ता जो है वो सेक्शन 318 में डिफाइन है। तो कत्ल ख़ता से जैसे कि आपको इसकी मीनिंग से भी तो अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी कि बाय मिस्टेक अगर किसी का कत्ल हो जाए तो वो कत्ल ख़ता में फॉल करता है। तो अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि कोई शख्स शिकार खेलने जाते हैं, और वो जो जो शिकारी है वो निशाना लेता है हिरन का, लेकिन वो मिस्टेकनली वो गोली जो है वो किसी शख्स को लग जाती है, जाके हिरन के बजाय वो किसी और को जाके गोली लगती है और उसकी डेथ वाक़या हो जाती है, तो ये कत्ल ख़ता की कैटेगरी में फ़ॉल करेगा। और कत्ल बिस्सबब जो है वो सेक्शन 312 में डिफाइन है कि कत्ल बिस्सबब से मुराद कि कोई भी ऐसा एक्शन या कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से अननोइंगली किसी की डेथ वाक़या हो जाती है, तो वो कत्ल बिस्सबब कहलाएगा। तो इसकी अगर एग्जांपल मैं आपको मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपसे शेयर करूँ, तो कोई शख्स जो है वो जिसने घर के सामने अपनी घर की जो ड्रेन है वो डलवाने के लिए कोई डिगिंग करवाता है, वहाँ पे कोई गड्ढा खुदवाता है, लेकिन वहाँ पे कोई मार्क नहीं रखता, कोई निशान नहीं रखता, और गुजरने वाला शख्स जो है वो हादसाती तौर पे उसके अंदर गिर जाता है और उसकी मौत वाक़या हो जाती है। तो कोई भी जो ऐसा एक्ट होएगा उसको कत्ल बिस्सबब में फ़ॉल करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं काइंड ऑफ हर्ट की। तो हर्ट के आपको जानते हैं, हर्ट की 2 किस्म की काइंड है, इतलाफ़ उद और इतलाफ़ सलाहियत उद। तो द वर्ड इतलाफ मीन टू डिस्ट्रॉय, ठीक है। द वर्ड उद मीन लिम्ब और ऑर्गन, के इतलाफ उद से मुराद के जो आपका लिम्ब या बॉडी का कोई भी ऑर्गन पार्ट है अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो इतलाफ उद कहलाएगा। और इतलाफ सलाहियत उससे मुराद मुराद हुएवर डिस्ट्रॉय और परमानेंटली इम्पेयर द फंक्शन पावर ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, कि अगर कोई भी आपका परमानेंटली आपका बॉडी का पार्ट जो है वो अगर अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देता है तो इतलाफ सलाहियत से उसमें फॉल करेगा। तो इसकी एग्जांपल है कि अगर किसी शख्स की आंख फोड़ दी जाती है और उसकी एक आंख ज़ाया हो जाती है और वो उस आंख से देखने के काबिल नहीं रहता,
तो वो इतलाफ़ सलाही से उद में फॉल करेगा। स्टूडेंट, अब हम शुजा को डिस्कस करेंगे। तो शुजा एक अरेबिक वर्ड है जिसका मीन इंजरीज होती हैं ऑन हेड और फेस। तो शुजा की फर्दर आगे 6 काइंड्स हैं, और मैं आपसे अब सारी काइंड जो हैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले शुजा खफीफा। शुजा खफीफा से मुराद कि अगर किसी शख्स के चेहरे पर हमला किया जाता है और उसकी सूरत में उसके चेहरे पर कोई ज़ख्म आ जाता है तो वो शुजा खफीफा में फॉल करेगा। नेक्स्ट है शुजा मुदीहा। शुजा मुदीहा के तहत अगर किसी के चेहरे पे, शख्स के चेहरे पे हमला किया जाता है और उसकी सूरत में उसके चेहरे पे जख्म भी आता है और उसकी हड्डी जो है वो ज़ाहिर हो जाती है लेकिन फ्रैक्चर नहीं होती, तो शुजा मदीहा कहलाएगा। और अगर उस हमले की वजह से उस शख्स के चेहरे की हड्डी जो है वो नुमायाँ हो जाती है और साथ फ्रैक्चर भी हो जाती है, तो फ्रैक्चर होने की सूरत में शुजा हाशमिया का ऑफेंस जो है वो अप्लाई होगा। नेक्स्ट जो फोर्थ इसकी काइंड है शुजाए मुनाकिला। तो शुजाए मुनाकिला के तहत अगर किसी शख्स पे हमला किया जाता है उसके चेहरे पे, उसके हेड पे या फेस पे, और उसकी सूरत में उसका जो है उसकी हड्डी जो है वो फ्रैक्चर भी हो जाती है और अपनी जगह भी छोड़ जाती है, अपनी जगह से हिल जाती है, तो वो शुजाए मुनाकिला कहलाएगा। तो इसकी अगर मैं आपसे एग्जांपल शेयर करूं, तो अगर किसी शख्स ने हमला किया दूसरे शख्स पर और उस शख्स की नाक की हड्डी तोड़ दी है, और सिर्फ हड्डी टूटी नहीं है बल्कि वो हड्डी अपनी जगह से सिरक भी गई है, तो उस केस में उस पर शुजाए मुनाकिला का ऑफेंस जो है वो अप्लाई होगा। नेक्स्ट शुजाए आयमा की बात करें, तो इसके तहत अगर किसी शख्स के सर पे आईनी किसी वार से चोट लगाई जाती है और उसकी सूरत में उसका सर जो है वो शदीद किस्म का ज़ख्मी हो जाता है और दिमाग की झिल्ली जो होती है वो जो है वो नुमाया हो जाती है लेकिन फटती नहीं है, तो उस पर शुजाए आयमा का ऑफेंस अप्लाई होगा। और अगर वो ज़रब लगने की वजह से उसकी दिमाग की झिल्ली फट जाए, तो शुजाए दमीगा जो है वो उस शख्स पे अप्लाई होगा जिसने भी उसके ऊपर अटैक किया है। तो ये टोटल 6 काइंड्स हैं शुजा की। नेक्स्ट हम जुर्क की बात करते हैं। तो जुर्क जो है वो ड्राइव किया गया है जर से, कि जिसका मतलब है इंजरी। तो जर जो है ये बेसिकली अदर देन ह्यूमन के आपके हेड, जो किसी भी ह्यूमन के हेड या उसके फेस के अलावा अदर किसी भी बॉडी पार्ट पे इंजरी आएगी तो वो जर कहलाएगी। और जर के फर्दर आगे 2 काइंड हैं जुर्क की, जिसमें जैफा है और गैर जैफा है। तो स्टूडेंट, गैर जाफा को भी फर्दर आगे 6 सब काइंड में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे फर्स्ट काइंड है दमीहा। तो दमिया की सूरत में अदर देन आपके हेड और फेस के अगर कोई इंजरी आती है और आपका खून बहना शुरू हो जाता है शख्स का जिसके ऊपर हमला किया गया, तो दमिया का सेक्शन अप्लाई होगा। और बादिया के केस में होता है कि अदर देन हेड और फेस गोश्त अगर फट जाता है और हड्डी नुमाया हो जाती है उस शख्स की जिस पे हमला किया जाता है, तो बादिया का ऑफेंस अप्लाई होगा। नेक्स्ट ऑफेंस है काइंड है गैर जैफा की मुतलामिया। तो मुतलामिया की सूरत में अगर किसी शख्स पे हमला किया जाता है अदर देन उसके हेड और फेस के, और उसका जो गोश्त है वो उसका गोश्त फट जाता है और उसकी हड्डी जो है वो अपनी जगह से नज़र आना शुरू हो जाती है लेकिन अपनी जगह से सिरकती नहीं है, तो मुतलामिया कहलाएगा। और अगर वो हड्डी अपनी जगह से सिरक भी जाएगी तो मदीहा का ऑफेंस जो है वो अप्लाई होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाशमिया की। हाशमिया के केस में जिस शख्स पे हमला किया गया उसकी हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हो गई है, और वो अपनी जगह पे जो है वो वहाँ से डिसलोकेट नहीं हुई, वो अपनी जगह पे मौजूद है, तो वो हाशमिया का ऑफेंस अप्लाई होगा। और सबसे लास्ट में होता है मुनाकिला। मुनाकिला की सूरत में जिस शख्स पे हमला किया गया अदर देन उसके हेड और फेस के किसी भी बॉडी पार्ट पे, तो और उसमें उसका हुआ उस हमले की नतीजे में उसकी हड्डी टूट गई है और अपनी जगह से हिल गई है, तो मुनाकिला की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो जो मैं आपको स्टूडेंट यहाँ यही बताता चलूँ कि जो जैफा के जो फैंस हैं हर्ट के इंजरीज के, जैफा वो फैंसेज हैं जो आपके ट्रंक तक जो मतलब जो आपके
पेट तक जो ऑफेंस होंगे, आपके हेड से लेके आपके पेट तक अगर कोई इंजरी आती है किसी भी शख्स के, तो वो जैफा में फॉल करेगी। और अगर उसके ट्रंक से नीचे के बॉडी पार्ट पे इंजरी आएगी तो वो गैर जैफा में फॉल करेगी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं इसमें कुछ और काइंड ऑफ वर्ड्स हैं, वो मैंने आपकी जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए ऐड अप की हुई हैं, वो आप उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर 4 पे, जो कि जनरल एक्सेप्शन है, सेक्शन 76 टू अप टू सेक्शन 106। तो जनरल एक्सेप्शन से मुराद के वो एक्सेप्शना जो कि कानून में मौजूद हैं ऑफेंस के हवाले से, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है सेक्शन 76, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेकन ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। तो इसको मैं आपको इसको सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन करूँगा। अगर कोई फौजी है जो कि किसी मॉब पर जो है वो उसका ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर उसे गोली चलाने का हुक्म देता है, और उसके नतीजे में अगर किसी शख्स की इंजरी वाक़ हो जाती है या उसकी मौत वाक़ हो जाती है, तो ये उसको लॉ में इस्तिस्ना हासिल है कि उस पर ये ऑफेंस इस पे कंसिडर नहीं होगा ना। सेक्शन 77 की बात करें तो एनी एक्ट ऑफ जज जो है व्हेन एक्टिंग जुडिशली, अगर कोई जज या जुडिशली परफॉर्म कर रहा है और उसका जो एक्ट है वो ऑफेंस में फॉल नहीं करता। सेक्शन 78 के तहत कि अगर एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, अगर जज के जो भी हुक्म है उसको उस पर अमल दरामद कराने के लिए अगर कोई एक्ट करता है कोई भी इन्फोर्समेंट एजेंसी या उनका ऑफिसर, तो उसका जो एक्ट है वो इसमें फॉल नहीं करेगा, ऑफेंस में फॉल नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 79 की। तो सेक्शन 79 के तहत एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेकन टू फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, कि अगर कत्ल की वारदात कोई होता शख्स देख रहा है और उसको जाके रोकता है, और जो भी जो मर्डर है, जो कत्ल कर रहा है, उसको हर्ट करता है या उसको दूसरे शख्स की जान बचाने के लिए उसको ना कातिल को जो उस पर हमला करता है, तो वो भी ऑफेंस में नहीं कंसिडर किया जाएगा। सेक्शन 80 की बात करें, एक्सीडेंट इज डूइंग अ लॉफुल एक्ट, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई शख्स काम कर रहा है और उसके उस काम के दौरान किसी दूसरे शख्स को इंजरी हो जाती है या उसकी मौत वाक़या हो जाती है, तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। इसको मगर आपको मज़ीद इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करूँ, तो कोई शख्स है जो दो शख्स काम कर रहे हैं और एक शख्स कुल्हाड़ी के साथ लकड़ियाँ काट रहा है, और वो उसकी जो कुल्हाड़ी है वो एकदम उसके हाथ से छूट के किसी दूसरे दूसरे शख्स को जाके लगती है और उसकी मौत वाक़या हो जाती है। तो इस केस में और ये प्रूफ हो जाता है जी कि वो एक्सीडेंटली ये सारा एक्ट हुआ है, तो उसमें उस शख्स की जो है वो ऑफेंस उस पे अप्लाई नहीं होगा कत्ल का। सेक्शन 81 की बात करें, एक्ट लाइक टू कॉज हार्म बट डज विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, कि कोई भी ऐसा एक्ट, ऐसा अमल किया जाए दूसरों को किसी भी नुकसान या किसी परेशानी से बचाने के लिए, तो वो ऑफेंस नहीं कंसिडर होगा। अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं कि कहीं पे आग लगी हुई है और छत पे जो है वो घर के जो जितने भी अफराद हैं वो अपने घर की छत पे मौजूद हैं उस आग से बचने के लिए, और कोई शख्स जो है वो किसी हमसाए जो साथ वाला घर है उसके घर के साथ सीढ़ी लगा के और उनके घर में दाखिल होके और उनकी छत पे जाकर उन लोगों को जो कि फंसे हुए हैं दूसरे मकान की छत पे जहाँ पे आग लगी उनको रेस्क्यू करता है, तो उसका एक्ट जो जो उसने गैर कानूनी तौर पे दूसरे शख्स के घर में दाखिल हुआ है बगैर इजाज़त, वो ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। सेक्शन 82 के तहत अगर कोई छोटा बच्चा है जो 7 साल से कम उम्र है उसकी, वो कोई एक्ट करता है जिसमें किसी को नुकसान पहुंचता है, तो वो ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। सेक्शन 83 के तहत एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ऑफ द एमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, कि ऐसा बच्चा है जो 7 साल से बड़ा है लेकिन 12 साल से छोटा है, लेकिन वो अभी मेंटली तौर पे इतना मेच्योर नहीं है कि वो चीज़ों को समझ सके और रियलाइज कर सके, वो कोई एक्ट करता है तो वो भी ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। सेक्शन 84 के तहत अगर कोई अनसाउंड माइंड जो कि हवास में नहीं है, जो समझ नहीं सकता, समझने से कासिर है, वो कोई एक्ट करता है तो वो भी इसमें फॉल नहीं करेगा। सेक्शन 85 की बात करें, एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन टू एंड टॉक्सिक कॉज अगेंस्ट हिज विल, कि इसके तहत अगर कोई शख्स है जिसको कोई नशावर अदवायात दी जाती हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ कोई भी नशावर चीज़ पिलाई जाती है और उससे कोई भी एक्ट करवाया जाता है जो कि वो विदाउट इंटेंशन करता है, तो उस सूरत में भी उसका जो भी एक्ट होगा वो ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। सेक्शन
87 की बात करें तो सेक्शन 87 एक्ट नॉट इंटेंड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट के इसकी एग्जांपल मैं आपसे शेयर करूं तो अगर दो शख्स हैं जिनका आपस में मुआहदा हुआ है जी कि वो अपने घर के साथ जो है वो अपने घर को जंगली जानवरों से महफूज रखने के लिए वहाँ बिजली की बाड़ लगाएंगे और वो बाड़ लगाने के दौरान दौरान वो एक शख्स जो है वो करंट लगने की वजह से हलाक हो जाता है, तो इस सूरत में भी जो है वो दूसरे शख्स पे उसका ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो ये काम कंसेंट के साथ कर रहे थे और विदाउट इंटेंशन उसकी जो है वो डेथ वाक़ हो गई। सेक्शन 88 की बात करें, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट के इसकी मैं आपको मजीद को सिंपलीफाई करूँगा। अगर एक डॉक्टर जानता है कि अगर जो पेशेंट है उसका इलाज नहीं किया जाता तो उसकी मौत वाक़ हो जाएगी और वो उसका इलाज करता है लेकिन उसके बावजूद वो उसको बचाने में कामयाब नहीं होता तो वो उसका ये एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। सेक्शन 89 के तहत कि अगर किसी शख्स को चाकू लग गया और वो हॉस्पिटल आता है और डॉक्टर जो है वो उसकी ऑपरेशन करता है और ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत वाक़ हो जाती है तो उस सूरत में भी उसका एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। सेक्शन 90 कंसेंट नॉन टू द गिवन अंडर फियर ऑफ मिसकंसेप्शन। इससे मुराद की कुछ भी जो कोई बच्चा या ज़हनी माजूर जो है शख्स है उसका कोई अमल जो है वो अगर वो कोई ऐसा अमल करते हैं जिसकी वजह से किसी को हर्ट या डेथ काज होती है तो वो उस पर ऑफेंस उस पर नहीं चार्ज लगेंगे। सेक्शन 91 की बात करें, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म काज कि इसमें जो एग्जांपल मैं इसको अगर आपको कोट करूं तो अगर कोई खातून है जिसकी जान को खतरा है और वो उसका उसका डॉक्टर जो है वो मिस कैरेज उसको उसका मिस कैरेज उसको रिकमेंड करते हैं या उसका मिस कैरेज करते हैं या उसको कोई ऐसा ट्रीटमेंट के दौरान उसका मिस कैरेज हो जाता है तो उनका जो एक्ट है वो ऑफेंस में कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। सेक्शन 92 की बात करें, एक्ट डन इन अ गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट कि जहाँ पे किसी शख्स को बचाने के लिए कोई एक्ट किया जाए, ठीक है, और उसकी जान बचाने के लिए उसके इल्म में लाए बगैर तो वो ऑफेंस जो काउंट नहीं होगा। कि इसके मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो अगर किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और उसको हॉस्पिटल लाया जाता है और डॉक्टर उसके लवाहिकीन का इंतज़ार किए बगैर या उनकी रजामंदी हासिल किए बगैर उस बच्चे की जान बचाने के लिए उसका ऑपरेशन करता है तो वो उसका जो एक्ट जो है वो ऑफेंस काउंट नहीं होगा। सेक्शन 93 कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ कि अगर किसी शख्स के साथ कोई कम्युनिकेशन की गई है और उसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ हो जाती है तो वो ऑफेंस कंसिडर नहीं होगा। कि अगर कोई सर्जन है वो मरीज़ को बताता है जी कि वो नहीं बचेगा या उसकी बीमारी इतनी बिगड़ गई है कि वो उसके बचने का इम्कानात कम है और इस सूरत में वो सुन के अपने सर्जन की बात सुन के अगर उस शख्स को धचका लगता है और वो उसकी मौत वाक़ हो जाती है तो ये उसका एक्ट जो है वो ऑफेंस में फॉल नहीं करता। सेक्शन 94 के तहत डकैती के दौरान अगर किसी शख्स को मतलब कि अगर थ्रेट के ज़रिए या उस किसी को डरा धमका कर कोई काम करवाया जाता है तो वो भी ऑफेंस में फॉल नहीं करता। अगर जिसको मिसाल मैं आपके लिए आसानी के लिए अगर बताऊं तो कोई शख्स है डकैती के दौरान किसी दूसरे शख्स को कमरे में मौजूद जितनी भी चीज़ें उनको आग लगाने का कहता है बसूरत दीगर उसको कत्ल करने का उसको धमकी लगाता है और वो शख्स जो कमरे में आग लगा देता है तो उसका ये जो एक्ट है वो ऑफेंस में उसका कंसिडर नहीं किया जाएगा। सेक्शन 95 जो है ये एक्ट काजिंग स्लाइट हार्म की कोई भी छोटा मोटा अगर कोई आपको हार्म पहुंचता है कोई जख्म पहुंचता है या कोई नुकसान पहुंचता है तो वो भी जो ऑफेंस में फॉल नहीं करता। जिसकी मजीद हम अगर इसको एग्जांपल से अगर इसको डिस्कस करें तो कोई एक खाकरूब है जो कि कहीं पे फ्लोर जो है फर्श जो है उसकी सफाई कर रहा है और उसी दौरान वो फर्श जो है वो गीला होने की वजह से या फिसलन होने की वजह से कुछ शख्स गिर पड़ता है और उसको चोट आ जाती है तो उस सूरत में भी जो है ना उसको वो जो ऑफेंस है वो हाकरूप है उस पर ऑफेंस चार्ज नहीं होंगे।
जो रिमेनिंग स्टूडेंट जो सेक्शन है 96 से लेके अप टू 106 जो है, ये सारे सेक्शन या सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड हैं कि अगर कोई भी एक्ट जो शख्स अपने दिफा में करता है तो उसको उसका हक हासिल है। और उसका वो जो एक्ट है वो उसमें फॉल नहीं करेगा, उसको ऑफेंस में फॉल नहीं करेगा। सेक्शन 96 के तहत थिंग डन इन अ प्राइवेट डिफेंस, अपने ذاتی दिफा में अगर कोई अमल किया जाता है तो उसमें आपको आप पे चार्ज नहीं लगते। 97 के तहत अपनी ذاتی चीज़ के दिफा के लिए अमल में अगर कोई के दिफा के लिए कोई अमल किया जाता है तो वो भी उस पर भी आपको ऑफेंस चार्ज नहीं लगेंगे। कि जैसे कि अगर इसकी हम मिसाल से डिस्कस करें तो कोई शख्स है स्ट्रीट क्रिमिनल है जो गाड़ी चोरी करने की कोशिश करता है और उसी दौरान ड्राइवर जो है वो उसको अपनी गाड़ी के साथ टक्कर मार कर जख्मी कर देता है, तो उसका ये जो ऑफेंस है सेल्फ डिफेंस का, उसका जो एक्ट है वो ऑफेंस में फॉल नहीं करेगा। 98 के तहत अगर कोई शख्स जो है वो किसी ज़हनी मजबूर शख्स से अपने दिफा में उसको ज़ख्मी कर देता है या उससे बचने के दौरान उसको कोई नुकसान पहुंचाता है, तो जो भी एक्ट ऐसा एक्ट जो किसी भी ज़हनी मजबूर शख्स से बचने के लिए अपने दिफा में किया गया वो ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल नहीं करता। सेक्शन 99 के तहत ऐसे मामला इसके तहत कोई ऐसे मामलात में एक दफ़ा का हक नहीं है जहाँ में सहारा लेने का वक्त हो के इसको एग्जाम्पल ऐसे करेंगे कि जहाँ पे आपको लग रहा है कोई छोटा बच्चा जो है वो हमला उसने आप पे किया, तो लेकिन आपकी जान को खतरा नहीं है, आप उससे बच सकते हैं या उसको रोक सकते हैं, तो उस सूरत में भी आपको मतलब कि कानून यही कहता है कि आप बेहतर है कि अपने सेल्फ डिफेंस में कोशिश करें कि उसको नुकसान उस बच्चे को ना पहुंचे। सेक्शन 100 के तहत अगर अगर कहीं भी व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू काजिंग डेथ, की कहीं भी जान को खतरा होगा, अगर कोई कोई खातून है तो उसको मतलब कि रेप का डर है या किसी शख्स है उसको अगवा होने का डर है, तो उसके डिफेंस में वो अपने अपने सेल्फ डिफेंस में दूसरे शख्स को कत्ल कर सकता है या उसको उसको नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये उसके सेल्फ डिफेंस में फॉल करेगा और उस पर किसी किस्म का कोई भी ऑफेंस के चार्जेस नहीं लगेंगे। सेक्शन 103 की बात करें, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू काजिंग, अगर कोई शख्स रात के टाइम घर में दाखिल हो जाता है और उसी दौरान वो घर के जो रिहायशी हैं वो अपने सेल्फ डिफेंस में उस शख्स को कत्ल कर देते हैं जो रात के घर डकैती डकैती या चोरी की नीयत से दाखिल हुआ है, तो वो भी सेल्फ डिफेंस की कैटेगरी में फॉल करेगा। इसी सेक्शन 106 है, सेक्शन 106 के तहत कि अगर कोई मॉब है जिसने अटैक कर दिया और उस मॉब में बच्चे भी शामिल हैं, ठीक है, और जो जो शख्स जिस पे अटैक किया गया है वो अगर अपने दिफा में फायर करता है और वो किसी बच्चे को जाके लगता है और उसको उसकी मौत वाक़ हो जाती है या उसको वो ज़ख्मी हो जाता है, तो उस शख्स का जिसका सेल्फ डिफेंस जिसने सेल्फ डिफेंस में एक्ट किया वो ऑफेंस में कंसिडर नहीं होगा। इसलिए मैं अगर आपसे एग्जांपल शेयर करूँ तो आपके इलम में जो कुछ दिन पहले श्रीलंकन एक शहरी के साथ जो वाकया पेश आया सियालकोट में, तो उस केस में उसके ऊपर मॉब ने अटैक कर दिया था। अगर उसके पास कोई वेपन होता है या वो कोई चीज़ अपने सेल्फ डिफेंस में यूज़ करता है किसी दूसरे शख्स को सीरियस इंजरी पहुंचाता है या उसके कुछ और उसके लिए डेथ का हो जाती, तो उस केस में भी उसके ऊपर ऑफेंसेस ऑफेंस या उस पर चार्ज नहीं लगने थे।